नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने से हड़कंप, सीएम बोम्मई ने बुलाई हाई लेवल बैठक। देश पर मंडरा रहा है चक्रवात जवाद का खतरा, अब तक 100 ट्रेनें रद्द, सरकार की मुश्किलें बढ़ी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लगातार दूसरे दिन रिकवरी से ज्यादा मिले एक्टिव केस, लेकिन कोरोना का खतरा बरकरार, राज्यों की बढ़ी मुश्किलें। देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा दिल्ली, पड़ोसी फरीदाबाद और मानेसर दूसरे तीसरे नंबर पर। मौसम साफ नहीं होने की वजह से अगले 3 दिन राहत के आसार नहीं। टीएटी पेपर लीक प्रकरण मामले में एसटीएफ का खुलासा, स्कूल कॉलेज के छात्रों से टाइप कराया पेपर, उन्हें ही बनाया प्रूफ रीडर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि राज्य में ओमिक्रॉन के 2 मामलों के आलोक में किए जाने वाले उपायों पर चर्चा करने और नए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए शुक्रवार को विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस को भेजे गए कुछ कोविड परीक्षण नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर 2 ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि हुई है। हमें विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्वास्थ्य मंत्री मुख्य सचिव को विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल एक आपात बैठक भी बुलाई गई है। बोम्मई ने कहा कि बैठक में कोविड के नए प्रकार के प्रयास को रोकने के उपाय और इसे नियंत्रित करने की रणनीतियों पर चर्चा होगी। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा की जाएगी। एक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कार्रवाई भी की जाएगी। रिपोर्ट के आलोक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से दोबारा मुलाकात करने पर बोम्मई ने कहा कि मंत्री ने कहा है कि वह मामलों का विवरण देंगे। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार संक्रमण का प्रभाव बहुत गंभीर नहीं है। केंद्र ने गुरुवार को जानकारी दी कि कर्नाटक में 2 लोग कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। एक मरीज की वर्तमान उम्र 46 वर्ष और दूसरे की 66 वर्ष है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कर्नाटक के 2 संक्रमित व्यक्तियों के सभी प्राथमिक और माध्यमिक संपर्कों की पहचान कर ली गई है, उनकी निगरानी की जा रही है। देश के तटीयवर्ती क्षेत्रों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जवाद चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। चक्रवाती तूफान जवाद की वजह से भारतीय रेलवे ने एहतियात के तौर पर 100 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिसमें पूर्वी तटीय रेलवे ने तूफान की आशंका के चलते गुरुवार से 3 दिनों के लिए 95 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया। वहीं दक्षिण रेलवे ने गुरुवार के लिए ईस्ट कोच रेलवे से गुजरने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पूर्वी तट रेलवे ने एक बयान में बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर विभिन्न इलाकों से चलने वाली और इस क्षेत्र से गुजरने वाली 95 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 2 से 4 दिसंबर के बीच रद्द कर दिया गया। वहीं दक्षिण रेलवे ने कहा है कि 2 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से खुलने वाली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल शालीमार 2 साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह कन्याकुमारी से खुलने वाली कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ साप्ताहिक विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, श्रीलंचर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल वीकली ओनोराई को भी रद्द कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पर चक्रवात तूफान जवाद को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों समुदायों को और पर्यटकों को समुद्र के जाने के पास न जाने की चेतावनी जारी की है। पर्यटन स्थल मंदरमानी, ताजपुर और सुंदरवन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां आगामी सोमवार तक मछुआरों और पर्यटकों को समुद्र तट की सीमा के करीब जाने की मनाही की गई है। मिदनापुर जिले के दोनों और पूर्व पश्चिम क्षेत्रों की आपातकालीन सेवा ने तूफान जवाद के कारण पैदा होने वाली चुनौतियों की तैयारी कर ली है। देश में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले फिलहाल ज्यादा नहीं है, लेकिन नए केसों की संख्या रिकवर होने वाले लोगों से अधिक होने के चलते चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन रिकवर होने वाले लोगों से ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बीते एक दिन में 9,216 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि रिकवर होने वालों का आंकड़ा 8,612 ही रहा है। इसके साथ ही एक बार फिर एक्टिव मामले और 1 लाख के पार पहुंचने की ओर है। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या
संख्या 99,976 है, जो आने वाले दिनों में 1 लाख के पार पहुंच सकता है। हालांकि अब भी राहत की बात यह है कि कुल मामलों के मुकाबले एक्टिव केसों के प्रतिशत महज 0.29% है। यह आंकड़ा मार्च 2020 के बाद से अब तक का सबसे कम है। इसके अलावा डेली पॉजिटिविटी रेट 0.80% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.84% बना हुआ है। देश में बीते कुछ महीनों में तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है और अब तक कुल 125.75 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। माना जा रहा है कि इसके चलते ही कोरोना वायरस की रफ्तार थमी हुई है, लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा बढ़ गया है। फिलहाल स्टडी की जा रही है कि यह वेरिएंट कोरोना वैक्सीन को मात दे सकता है या नहीं। यदि यह वेरिएंट कोरोना वैक्सीन को मात देने में सक्षम नहीं है तो फिर यह भारत के लिए बड़ी राहत होगा, क्योंकि देश में तेजी से टीकाकरण चल रहा है। इस बीच कर्नाटक में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 2 मामले मिलने के बाद से देश भर में अलर्ट की स्थिति है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जांच तेज कर दी गई है और पॉजिटिव मिलने वाले सभी सैंपल्स को जीनोम स्कैनिंग के लिए भेजा जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित शख्स के संपर्क में आए 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और यह टेस्ट किया जा रहा है कि क्या उन्हें भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। मौसम की चाल एक बार फिर हवा का गंभीर हाल कर दिया है। बृहस्पतिवार को दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि फरीदाबाद दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे स्थान पर एनसीआर में शामिल मानेसर रहा। प्रदूषण की वजह से सुबह से दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। दिन भर हुई रिमझिम बारिश के बाद भी प्रदूषण का मीटर कम नहीं हुआ। वायु मानक संस्था सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन तक मौसम न खुलने की वजह से दम घोटू हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है। सफर के मुताबिक मौसमी प्रभाव के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा। बीते दिनों से हवा की रफ्तार व मिक्सिंग हाइट कम होने के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन दिल्ली में स्थानीय स्तर पर होने वाला प्रदूषण बढ़ रहा है। सतह पर चलने वाली हवा की रफ्तार कम होने की वजह से प्रदूषण नहीं फैल रहे हैं व हवा में PM10 के स्तर में अधिक वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटे में PM10 का स्तर 4 गुना यानी कि 403 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व PM2.5 का स्तर 4.25 गुना 231 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया है। सामान्य तौर पर PM10 का स्तर 100 से कम व PM2.5 का स्तर 60 से कम होने पर सुरक्षित श्रेणी में माना जाता है। टीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ ने दावा किया है कि प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी ने काम मिलने के बाद टाइपिंग का काम स्कूली छात्रों को दे दिया। प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग के बाद प्रूफ रीडिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग की जिम्मेदारी भी इन्हीं स्कूलों के छात्रों को दे दी गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हस्तलिखित प्रश्नों की सूची एजेंसी को उपलब्ध कराई थी। पेपर लीक मामले की जांच कर रही यूपी एसटीएफ को पड़ताल के दौरान कई ऐसे सुराग मिले हैं जिससे साबित होता है कि इस पूरी प्रक्रिया को एजेंसी ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और गैर जिम्मेदारा रवैया अपनाया। इस पेपर की संवेदनशीलता का भी अंदाजा एजेंसी को नहीं था। एजेंसी के पास मैन पावर भी नहीं थे। मैन पावर की भर्ती प्रश्न पत्र छापने के आदेश मिलने के बाद शुरू की गई। आनन फानन में RSM फिनसर्व ने प्राइवेट कर्मचारियों की असुरक्षित तरीके से नियुक्ति की। प्रश्न पत्र की अलग अलग भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में टाइपिंग के लिए स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को अनियमित तरीके से बुलाया गया। इन कामों को सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर में होना था, लेकिन एजेंसी के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि जिन प्रिंटिंग प्रेस को काम सौंपा गया था वहां भी बिना अनुबंध के काम दे दिया गया। यहां तक कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोई भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं किया गया। एसटीएफ इस पूरे मामले की परत दर परत पलट रही है। इस मामले में एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को अपनी ससुराल मुरादाबाद से चुनावी हुंकार भरी। मुरादाबाद में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में भाजपा पर निशाना साधा। रैली में कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं को दोहराया, सपा और बसपा पर भी प्रहार किया। दिल्ली रोड स्थित बुद्ध विहार फेज 2 के मैदान पर आयोजित कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने नेताओं की जवाबदेही तय करें, उनसे सवाल करें। प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जाति धर्म की राजनीति करती है। सरकार में आटा डाटा, बिजली, रसोई गैस सब महंगी हो गई है। सपा और बसपा को भी अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा कि जाति धर्म नहीं, मुद्दे के आधार पर वोट करें। उन्होंने कांग्रेस की प्रतिज्ञा को चुनाव में निभाने का वादा किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी, राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम, धीरज गुर्जर आदि भी इस रैली में मौजूद रहे। भारत में बैन खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पूर्व प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ धमकी भरा ऑडियो क्लिप जारी किया है। इसके साथ कहा गया है कि विदेश यात्रा या फिर पंजाब जाने पर उनके साथ मारपीट हो सकती है। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता सिरसा ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सिख फॉर जस्टिस संस्था के प्रमुख गुरुपंतवंत सिंह पन्नू द्वारा जारी ऑडियो क्लिप में मनजिंदर सिंह सिरसा को धमकी देते हुए कहा गया कि भाजपा पंजाब के हजारों किसानों की मौत की जिम्मेदार है। वहीं भाजपा के सदस्य बनने के कारण अब सिरसा भी इन मौतों के लिए जिम्मेदार बन गए हैं। संगठन ने कहा है कि भाजपा से जुड़ने के कारण सिरसा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस दौरान विदेश में आने या फिर पंजाब जाने पर सिरसा के साथ मारपीट भी की जा सकती है। हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे एक कायराना और मूर्खतापूर्ण धमकी बताकर खारिज कर दिया। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने से पहले सिरसा ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर 13,000 वाहनों के लिए 12 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। इसमें 3,000 बसें व 10,000 चार पहिया वाहन खड़े किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के संबंध में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक बैठक भी ली और जानकारी दी कि बड़ी संख्या में पीएम के कार्यक्रम में जुटने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर उस दिन शहर एवं उसके आसपास के सभी स्कूल बंद रखने पर भी चर्चा की गई है। हालांकि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका है। चर्चा के दौरान प्रस्ताव रखा गया है कि उस दिन स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। बच्चों को दिक्कत ना हो, इसके लिए माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही निर्णय हो जाएगा। 6 दिसंबर को कार्यक्रम की फाइनल तैयारी जांचने के लिए रिहर्सल होगा। बैठक के दौरान बताया गया कि कार्यक्रम स्थल पर 3,000 बसों और 10,000 चार पहिया वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कंट्रोल रूम के साथ ही जगह जगह पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया जाएगा। एमडी अरुण कुमार ने खाद्य कारखाना की तरफ से की जा रही तैयारियों की तरह कमिश्नर एसएसपी को जानकारी दी। तय हुआ कि मानबेला ग्राउंड पर बसों की पार्किंग होगी और यहां 3,000 बसों को खड़ी करने की व्यवस्था भी की गई है। नोएडा में दिसंबर के दूसरे दिन हल्की बारिश के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन लोगों को वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिली। गुरुवार को बारिश से जहां अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, वहीं हवा न चलने के कारण नोएडा का AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। शाम 4 बजे तक नोएडा का AQI 408 और ग्रेनो का 356 तक दर्ज किया गया, जो ठंड में बुजुर्गों और बच्चों के साथ ही दमा मरीजों के लिए घातक है। गुरुवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर को करीब 3 बजे के आसपास बारिश होनी शुरू हुई। बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए विभिन्न उपाय करते दिखे। हालांकि बारिश से शहर की आबो हवा पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। हवा की गति मात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा होने के चलते आसमान में बारिश के बावजूद स्मॉग छाया रहा, जिससे सांस व आंख के मरीजों को परेशानी हुई। तो सड़कों पर भी वाहन चलाने की दिक्कत रही। थोड़ी देर हल्की बारिश के कारण वातावरण में आर्द्रता 76% तक बढ़ गई। शाम के समय सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ना शुरू हो गया था।
भारत में धीरे धीरे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पिछले 10 दिनों में यहां विदेशों से लगभग 60 यात्री पहुंचे हैं। इनमें से 9 अफ्रीका से आए हैं। 10 में से 30 यात्री विशाखापट्टनम में रुके हुए हैं, जबकि बाकी 30 राज्य के अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार इन 30 लोगों को ढूंढ रही है। इनमें से कईयों ने तो फोन उठाना भी बंद कर दिया है। इसके कारण अधिकारियों को इनके लापता होने का डर लग रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार को इन लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में एक दिन में 11,500 नए केस दर्ज हुए। यह एक दिन पहले के 8500 केस से भी ज्यादा है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा इसलिए भी है क्योंकि नवंबर के मध्य तक इस देश में कोरोना के 200 से 300 केस प्रतिदिन आ रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक कम से कम 24 देशों में फैल चुका है। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई आज ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस पर आपात बैठक करेंगे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। 15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए वाहनों की स्पीड तय कर दी गई है। इतना ही नहीं, स्पीड के साथ ही वक्त भी तय कर दिया गया है। तय वक्त और स्पीड का आदेश फरवरी 2022 तक लागू होगा। अगर किसी भी वाहन ने तय वक्त से पहले एक्सप्रेसवे को छोड़ा तो उसका चालान कट जाएगा। ऑनलाइन चालान वाहन चालक के घर पहुंच जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे और धुंध के चलते होने वाले एक्सीडेंट पर रोकथाम लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से हर साल ये कदम उठाया जाता है। जानकारों की माने तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 15 दिसंबर से फरवरी 2022 तक के लिए कार और भारी वाहनों के लिए स्पीड उसने तय कर दी है। 15 दिसंबर से कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं भारी वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यमुना एक्सप्रेसवे को पार करेंगे। अगर कोई भी वाहन इस स्पीड लिमिट को तोड़ता है तो ऐसे वाहनों को एक्सप्रेसवे पर ही ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। कोहरे और धुंध में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने वाहनों की स्पीड तय कर दी है। तय स्पीड के मुताबिक अब कार सवार को 99 मिनट मतलब 1 घंटा 39 मिनट में यमुना एक्सप्रेसवे पर अपना सफर पूरा करना होगा। अगर इससे कम वक्त में सफर पूरा किया तो जुर्माना लगेगा। इसी तरह से भारी वाहनों के लिए भी समय पूरा और सफर पूरा करने के वक्त का चुनाव भी किया गया है। चीन मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ का दावा किया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि मुझे अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाव ने बताया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया है। इस पर तापिर गाव ने कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज मैं अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाव से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि मैं अपना ध्यान अरुणाचल पर भी दूं। उन्होंने बताया कि चीन की सेना ने मैकमोहन रेखा पार कर ली है और राज्य के दक्षिण में 3 समानांतर जगहों पर घुसपैठ कर लिया है। मैं जल्द ही अरुणाचल प्रदेश जाऊंगा। स्वामी के ट्वीट के बाद भाजपा सांसद तापिर गाव का भी जवाब सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर स्वामी के ट्वीट का साझा करते हुए लिखा कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी से संसद के सेंट्रल हॉल में 2 दिसंबर को 10:30 बजे मिला।
तब उन्होंने मुझसे चीनी घुसपैठ के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि 1962 में चीन ने 2 से 3 जगहों पर कब्जा कर लिया था। तब कांग्रेस का शासन था, लेकिन कोई ताजा घुसपैठ नहीं हुई है। मोदी सरकार के बाद से चीन ने किसी स्थान पर कब्जा नहीं किया है। दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। उत्तराखंड में मौसम खराब बना हुआ है। शुक्रवार तड़के केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री धाम समेत कुमाऊं के भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट होने से ठंड में इजाफा हो गया। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 6 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होगी। शुक्रवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और 4, 5 व 6 दिसंबर को भी प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 5 दिसंबर को गढ़वाल मंडल के कुछ जगहों पर बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। लगातार बादल छाए रहने, बारिश बर्फबारी के कारण राज्य के ज्यादातर इलाकों में ठंड में इजाफा होगा। विशेषकर सुबह शाम मौसम में ठंडक बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों ने दिन के तापमान में कमी आने पर धूप के बावजूद ठंड बढ़ने की संभावना भी जताई है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 2 दिन मौसम खराब रहने के बाद ठंड काफी अधिक बढ़ गई है। ज्यादातर जगहों पर रात को पाला गिर रहा है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा रहने से धूप देर से निकल रही है। मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा घटित हो गया। इस हादसे में मध्य प्रदेश के 4 पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 80 पर पुलिया से टकराकर बेकाबू हुई बोलेरो 2 हिस्सों में बढ़ गई। इसमें सवार मुख्य आरक्षी भवानी प्रसाद, महिला आरक्षी हीरा देवी, चालक जगदीश, पुलिस मित्र रवि कुमार की मौत हो गई, जबकि आरक्षी कमलेंद्र यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मुख्य आरक्षी रतिराम, धर्मेंद्र कुमार और प्रीति घायल हो गए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के थाना बुडेरा की पुलिस टीम अगवा की गई युवती को बरामद करने के लिए हरियाणा के बहादुरगढ़ में दबिश देने जा रही थी। सूचना पर पहुंची सुरीर पुलिस ने शव कब्जे में ले लिए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शुक्रवार की सुबह 5 बजे सुबह सड़क हादसे में एक्सप्रेसवे की एक लाइन बंद हो गई। हादसा आगरा से नोएडा जाते हुए मार्ग पर हुआ। शुक्रवार सुबह हुए हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे की एक लाइन वाहनों की कतार से जाम हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बुलेरो को हटाया और रास्ते को सुचारू रूप से चलाया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा देखकर सभी लोग सन्न रह गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हो गया। पहला सेशन बारिश की भेंट चढ़ गया जाने के बाद 11:30 बजे टॉस हुआ, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। आज केवल 78 ओवरों का ही खेल होगा। भारत की पारी शुरू हो गई है। मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। भारतीय टीम में 3 बदलाव हुए हैं। चोटिल 3 खिलाड़ी ईशांत शर्मा, रवींद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे की भी जगह जयंत यादव, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और चोट के कारण प्लेइंग 11 से बाहर हो गए और उनकी जगह टॉम लैथम टीम की कप्तानी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।